हे गाइस, आज मैं भारत के एक अनोखे स्थान पर हूं जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जंतर मंतर क्या है? क्या यह एक प्राचीन मंदिर है? नहीं, जंतर मंतर लगभग 300 वर्ष पूर्व निर्मित एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसकी विशेषता दोहरी है। 1. अधिकांश खगोलीय उपकरण बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि आप उपकरणों के अंदर चलकर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2. ये उपकरण प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के आधार पर बनाए गए थे। जंतर मंतर में बनाया गया सबसे पहला यंत्र यही है। क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक रैंप है जो एक कोण पर आसमान की ओर इशारा करता है। यह क्या है? इस रहस्यमयी उपकरण को ध्रुव दर्शक यंत्र कहा जाता है, जिसका रफ मीनिंग पोलारिस टेलीस्कोप है। हर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अगर आप अपनी नज़र यहाँ इस स्थान पर रखेंगे तो आपको पोलारिस या उत्तरी तारा ठीक दूसरी ओर दिखाई देगा। इसे सबसे पहले क्यों बनाया गया? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और अन्य सभी तारों के विपरीत उत्तरी तारा ही एकमात्र ऐसा तारा है जो स्थिर रहता है। बाकी सब कुछ घूमता रहता है, लेकिन उत्तरी तारा उत्तरी आकाशीय ध्रुव या एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ लगभग पूरी तरह संरेखित रहता है। मैं ये क्यों कहता हूं कि उन्होंने इसे पहले बनाया? इसके बिना आप कुछ और नहीं बना सकते। अब चलिए समय में पीछे चलते हैं, 1000 साल पहले। मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे थे और रास्ता भटक गए और सूरज डूब गया। आप दिशाएं कैसे बताएंगे और घर कैसे लौटेंगे? सबसे पहले आपको उत्तरी तारा ढूंढना होगा। ये सबसे पहली चीज होगी जो की जानी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब चीजें चलती हैं, है ना? एक बार जब आप उत्तरी तारे का पता लगा लेते हैं, तो अब आपके पास चारों दिशाएं हैं। फिर आपको वापस जाने का एक मोटा अंदाजा हो जाएगा, और फिर आप अधिक सटीक होने के लिए अन्य सितारों, नक्षत्रों और चंद्रमा का उपयोग कर सकते हैं। और याद रखें, जंतर मंतर प्राचीन खगोल विज्ञान पर आधारित है, इसलिए उन्होंने उसी तकनीक का पालन किया। पहले उन्होंने इसे बनाया और अब इसमें चारों दिशाएं और आकाशीय ध्रुव होंगे। अब अगर मैं अपने घर पर इस प्राचीन यंत्र को फिर से बनाऊं, तो क्या ये काम करेगा? और आप कहेंगे, प्रवीण, इसमें फिर से बनाने जैसा क्या है? ये तो बस एक रैंप है ना? नहीं। अगर मैं जंतर मंतर से रैंप ले जाऊं और इसे अपने घर में लगाऊं, तो मैं ध्रुव तारा नहीं देख पाऊंगा। ये काम नहीं करेगा। इसलिए मुझे इसे इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ा कि यह इस तरह दिखे। ये ध्रुव दर्शक यंत्र है जिसे मैंने फिर से बनाया है, और अगर मैं अपनी नज़र इस छोर पर रखूं और दूसरी तरफ देखूं, आप देखेंगे कि वह ध्रुव तारा है। मैंने अंत में एक स्कोप लगाकर इसे थोड़ा सा फैंसी बना दिया है। मैंने अंत में एक स्कोप और क्रॉस हेयर लगाकर इसे थोड़ा सा फैंसी बना दिया है। लेकिन यह वही बात है, और आप वहां ध्रुव तारा देख सकते हैं। वैसे आजकल दिन के समय भी आप ऐप्स का उपयोग करके पोलारिस सहित किसी भी तारे की स्थिति देख सकते हैं। तो मैंने इसे सक्सेसफुली रिक्रिएट किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह कोण जंतर मंतर पर होने वाले डिवाइस के कोण से बहुत छोटा है। ऐसा क्यों है ना? मूल उपकरण उत्तर भारत में जयपुर के जंतर मंतर पर है, और मैं चेन्नई में रहता हूं, जो लगभग 1200 मील दूर है। जयपुर में उत्तरी तारे का कोण 27 डिग्री है। चेन्नई में उत्तरी तारे का कोण केवल 13 डिग्री है। इसलिए मुझे अपने घर पर इस कोण को लगभग 50% तक कम करना पड़ा। इसलिए यदि मैं जयपुर से रैंप लेकर चेन्नई में रखूं, तो मुझे ध्रुव तारा दिखाई नहीं देगा, वो कहीं और इशारा करेगा। इसलिए मुझे चेन्नई में इस कोण को 13 डिग्री में बदलना पड़ा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चेन्नई शहर का अक्षांश क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? अक्षांश ग्लोब पर हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं। जब हम किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके निर्देशांक क्या हैं, आपका अक्षांश और देशांतर क्या है? तो चेन्नई शहर का अक्षांश क्या है? ये 13 डिग्री है। और जयपुर शहर का अक्षांश क्या है? ये 27 डिग्री है। जिस कोण पर आप उत्तरी तारे को देखते हैं वह आपके स्थान का अक्षांश है। यदि आप न्यूयॉर्क में हैं, तो आप उत्तरी तारे को 40 डिग्री पर देख सकते हैं, और वहीं आपका अक्षांश है। अब मैंने अपने शहर का अक्षांश गूगल पर खोजा और 13 डिग्री के कोण पर रैंप बनाया। लेकिन यदि आप खो गए हैं, कास्ट अवे में टॉम हैंक्स की तरह,
और यदि आप अपना अक्षांश जानना चाहते हैं तो आप आकाश में उत्तरी तारा ढूंढ सकते हैं, एक क्रूड रैंप बना सकते हैं और उस कोण से आप अपना अनुमानित अक्षांश जान सकते हैं। लेकिन इससे कई प्रश्न उठते हैं, है ना? मान लीजिए कि आप जिंकपुर से यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देगा? और आप पूछ सकते हैं कि जिंकपुर में क्या खास बात है? ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, यानी अक्षांश लगभग 0 डिग्री है। जिंकपुर में वास्तव में कोण 1.3 डिग्री है, लेकिन कल्पना कीजिए कि यह 0 डिग्री है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। आप किस कोण पर रैंप का निर्माण करेंगे? आप उत्तरी तारे को कहाँ देखेंगे? आप ध्रुव तारे को क्षितिज पर 0 डिग्री पर देखेंगे, इसलिए किसी रैंप या स्लोप की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक फलक प्लेन का उपयोग कर सकते हैं और क्षितिज पर उत्तरी तारे को देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के बारे में क्या कहा जाए? क्या वे उत्तरी तारा देख पाएंगे? नहीं, यह उन्हें दिखाई नहीं देगा। और क्या कोई दक्षिणी तारा है? नहीं, उनके पास कोई दक्षिणी तारा भी नहीं है। इसलिए उत्तरी तारे की ओर इशारा करते हुए एक साधारण रैंप से हम खगोल विज्ञान के बारे में बहुत सी बातें समझ सकते हैं। इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आगमन से पहले जब भी लोगों ने खगोल विज्ञान का अध्ययन करने की कोशिश की, तो उन्होंने सबसे पहले पोलारिस टेलीस्कोप का निर्माण किया। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण अमेरिका में स्थित कोरल कैसल नामक एक रहस्यमय महल है, जिसे एक व्यक्ति ने अकेले ही बनाया था। इस एकांत प्रिय व्यक्ति का नाम एडवर्ड लीडिस्कल्निन है। तो जब उन्होंने कोरल कैसल का निर्माण शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पोलारिस टेलीस्कोप बनाई। यह एक मोनोलिथिक मेगालिथिक टेलीस्कोप है जो उत्तरी तारे की ओर इशारा करती है। ये बहुत बड़ा है और इस सर्कल के अंदर आप क्रॉस हेयर्स देख सकते हैं और रात के समय आप इंटरसेक्शन के ठीक सेंटर में उत्तरी तारे को देख सकते हैं। क्या उन्होंने इस मेगालिथिक टेलीस्कोप का निर्माण भारतीय यंत्र से प्रेरित होकर किया था, या फिर उन्होंने इसे किसी और चीज के आधार पर बनाया था? क्योंकि एडवर्ड लीडिस्कल्निन ने उल्लेख किया था कि उन्होंने सूर्यघड़ी जैसे अन्य खगोलीय उपकरणों के निर्माण से पहले पोलारिस टेलीस्कोप का निर्माण किया था। अब आपको इस वीडियो में गलतियों के लिए कुछ मार्जिन छोड़नी होगी। वास्तव में सटीक विज्ञान कभी भी सटीक विज्ञान नहीं होता है, इसमें अनुमान और धारणाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, ध्रुव तारा पूरी तरह स्थिर नहीं है, वो थोड़ा सा घूमता है। और यह और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि पोलारिस हमेशा के लिए ध्रुव तारा भी नहीं रहेगा। इसलिए जब मैं कहता हूं कि पोलारिस हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता है, तो ये केवल कुछ हजार वर्षों के लिए ही सत्य है। 5000 वर्ष पहले उत्तरी तारा, मार्गदर्शक तारा, थुबन नामक एक अन्य तारा था, और 13,000 वर्षों में वेगा नामक एक नया उत्तरी तारा होगा, और 26,000 वर्षों के बाद पोलारिस पुनः ध्रुव तारा बन जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमती है। हम एक्सियल प्रोसेशन जैसे फैंसी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चीजें बहुत घूमती हैं, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि खगोल विज्ञान में सब कुछ सटीक होगा। उदाहरण के लिए, जंतर मंतर पर अक्षांश ठीक 27 डिग्री नहीं है, इसमें दशमलव अंक होंगे, और यदि आप प्राचीन विज्ञान को सही मायने में समझना चाहते हैं, तो आपको इसे समझना चाहिए और गलती के लिए जगह छोड़नी चाहिए। और पोलारिस टेलीस्कोप वास्तव में टेलीस्कोप नहीं है, ये केवल एक अवलोकन उपकरण है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे उत्तरी तारे की ओर इशारा करते हुए एक साधारण रैंप का निर्माण करके हमने बहुत सी बातें समझ ली हैं। अब आपके पास एक लंगर है जो सदैव गतिशील, जटिल खगोलीय पिंडों के चारों ओर एक स्थिर बिंदु है, और इसके बाद आप इस उपकरण के आधार पर अन्य सभी उपकरण बना सकते हैं। तो ये साधारण रैंप, जिसे ध्रुव दर्शक यंत्र या पोलारिस टेलीस्कोप कहा जाता है, संभवतः दुनिया का सबसे पुराना खगोलीय उपकरण था। हम नहीं जानते कि इसका पहली बार उपयोग कहाँ किया गया था। यह इजिप्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता था और यह किसी अन्य उत्तरी तारे की ओर भी संकेत कर सकता था, लेकिन यह उपकरण समस्त खगोल विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।